हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में नीट सैम्पल पेपर 7 के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेकिन एक नज़र क्वेश्चन पर। तो ये थे क्वेश्चंस। अब चलते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, विच टू ऑफ द फॉलोइंग 5 फिजिकल पैरामीटर्स हैव द सेम डायमेंशन। यहाँ 5 फिजिकल पैरामीटर्स दिए हुए हैं और बताना ये है कि इसमें से कौन दो सेम डायमेंशंस है। तो हमें क्या करना है, सबका डायमेंशन निकाल लेना है। ये एनर्जी डेंसिटी है। एनर्जी डेंसिटी मीन्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी का डायमेंशन होता है ml2 t-2 और वॉल्यूम का L3। फाइनली आ गया ml-1 t-2। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका तो कोई डायमेंशन होता ही नहीं है, सब कुछ 0, m0 l0 t0। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई डायमेंशन क्यों नहीं होता है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर दिखाते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो दो वेलोसिटी का रेशियो है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दिस मीडियम। वैसे यहाँ पर के जो है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता है। ये के जो है इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। क्यों? फोर्स को देख लीजिए, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है Q1 Q2, ये होता है 1/4πε0 Q1/Q2 r²। यदि इसके बीच में जो मीडिया है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल K है, तो ये जो फोर्स आएगा कुछ और होगा, F'। ε0 के आगे K लगा देंगे, Q1 Q2 r²। ये दोनों को मैच करके देख लीजिए, F/F', K और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर ये दोनों का डायमेंशन क्या है, F/F'। दोनों का डायमेंशन खत्म हो गया तो K जो है सो डायमेंशन लेस हो गया। K का यदि हम डायमेंशन निकालेंगे, फोर्स का डायमेंशन को फोर्स के डायमेंशन से डिवाइड कर दिए तो कोई भी डायमेंशन इसका नहीं है। I का भी डायमेंशन नहीं, टेम्परेचर का भी डायमेंशन नहीं। ओके, यंग्स मॉडुलस का देखते हैं। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, फोर्स बाय स्ट्रेस, मतलब फोर्स बाय एरिया डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन मीन्स लेंथ बाय लेंथ, चेंज इन लेंथ बाय लेंथ। ये तो डायमेंशन है ही नहीं। इसका डायमेंशन क्या होता है, ml-2 और एरिया का L2। इसका तो डायमेंशन होता नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं, ml-1 t-2। और मैग्नेटिक फील्ड का देखते हैं। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, उसका डायमेंशन F=QV×B। यहाँ से हम B का डायमेंशन निकाल सकते हैं। वो आएगा F का डायमेंशन बाय Q का डायमेंशन और वेलोसिटी का डायमेंशन। F का जो है ml2 t-2, ml2 नहीं, जस्ट ml। और Q के लिए, Q जो चार्ज है उसको हम कह सकते हैं करंट टाइम्स टाइम। ये चार्ज जो है, ये करंट जो होता है चार्ज पर यूनिट टाइम होता है। तो यहाँ से Q=IT आया, क्योंकि I फंडामेंटल क्वांटिटी है तो I टाइम्स T हमने लिखा यहाँ। और वेलोसिटी का LT-1। तो इसका क्या आ गया, फाइनली आ गया M, L तो चला गया, T-1, ये AT भी चला गया तो T-2 I-1, T-2 I-1। अब इसको देख के बताइए कि कौन से दो पैरामीटर हैं जिसका डायमेंशन सेम है। तो एक तो हमारे पास दो ऑप्शंस आए,
पहला ऑप्शन है कि जो दोनों डायमेंशनलेस है, अंश डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक ये है और दूसरा एक ये है, 2 3 2 और 3, ये दोनों में का डायमेंशन क्या है, कुछ नहीं, m0 l0 t0 और भी यदि कोई चीज़ है तो 0, कुछ भी डायमेंशन नहीं है, दोनों ही डायमेंशनलेस है। उसके अलावा एनर्जी डेंसिटी का m l-1 t-2, और यहाँ पर जो भी आया है ये अंश मॉडुलस का m l-1 t-2, ये दोनों का एग्जैक्टली सेम है। तो दूसरा आया एनर्जी डेंसिटी और अंश मॉडुलस 1 और 4, 1 और 4। और कोई पेयर है आंसर में, देखिए कौन कौन दिया हुआ है, 1 और 4, हाँ ये है, तो ये आंसर हो गया। 2 और 3 नहीं है, वो जानबूझ के नहीं देगा, एक ही आंसर सही है। तो इस तरह से हम इसको निकाल लेते हैं, सभी का बहुत इजीली हम डायमेंशंस निकालते हैं। तो उसके बाद देख लेते हैं कि किन दो पैरामीटर का डायमेंशन सेम है। मेरे पास 2 पेयर आया, 2 और 3, 1 और 4, आंसर में केवल 1 और 4 है, तो वही आंसर हो गया। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A body is moving with velocity 30 meter per second towards east. After 10 seconds, velocity becomes 40 meter per second towards north. ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं और इसको हम नॉर्थ को वाई एक्सिस कहते हैं। यदि हमें वेक्टर लिखना हो तो इधर हम लिखेंगे आई यूनिट वेक्टर और जे। तो वेलोसिटी कितना है शुरू में, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, डायरेक्शन ईस्ट में है, आई ये डायरेक्शन है। फाइनली कितना है, फाइनली ये 40 मीटर पर सेकेंड है, डायरेक्शंस मीटर पर सेकेंड इधर लिखते हैं, डायरेक्शंस किधर है, टुवर्ड्स नॉर्थ, जे। पूछा क्या, द एवरेज एक्सलेशन, एवरेज एक्सलेशन पूछा है। तो एक्सलेशन जो एवरेज है वो कितना होगा, सिंपली फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे। ये इतना चेंज होने में कितना टाइम लगा, तो भी फाइनल कितना है 40J माइनस वी आई है 30I, टाइम कितना लगा यहाँ पर 10 सेकेंड, तो ये आ गया 4J, इसको पहले I लिखते हैं, ये 0 तो सब खत्म हो गया, तीनों जगह से 0, तो ये आ गया -3I प्लस 4J। हमें केवल उसका एम्पलीट्यूड बताना है, तो एम्पलीट्यूड कितना हुआ, इसका हो जाएगा -3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, द वैल्यू ऑफ द ट्रिपल प्रोडक्ट A dot B cross A is how much? ओके, यहां पर देखिए A डॉट B क्रॉस A, इसका मुझे वैल्यू बताना है। अब B क्रॉस A एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये B क्रॉस A जो है वो परपेंडिकुलर है B पर, ये आल्सो परपेंडिकुलर है A पर। तो B क्रॉस A जो है B और A दोनों पर ही परपेंडिकुलर है, मतलब एंगल यदि हम इसको C कहें, C इक्वल टू B क्रॉस A डॉट C जो है, A और C के बीच का एंगल कितना है, यहाँ पर देख लीजिए A और ये जो C है उसके बीच का एंगल कितना है, ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, AC cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री 0 है, सबको 0 कर दिया, आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2। तो इसमें कंसेप्ट बस यही है कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसका डायरेक्शंस इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन में ए और बी है, मतलब ये बी के भी परपेंडिकुलर है, ए के भी परपेंडिकुलर है, उसी को मैंने यहाँ यूज किया, सी वेक्टर इसको बोला। सी जो है सो बी क्रॉस ए, वो बी पर भी परपेंडिकुलर है, ए पर भी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ए डॉट सी क्या हो जाएगा, सी वेक्टर
ए सी कॉस थीटा, और थीटा ए और सी के बीच के एंगल, यहाँ से देख सकते हैं सी और ए के बीच का एंगल 90 डिग्री है, वो 0 हो गया। आप यदि चाहते तो इसे दूसरे मेथड से भी बना सकते थे। ये मेथड 2 है। ये जो ट्रिपल प्रोडक्ट है ए डॉट बी क्रॉस सी, ये जो है इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ए बी सी, और ये क्या देता है, ये देता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललो एक ऐसा क्यूबाइड नहीं, मैंने जनरल क्यूबाइड, पैरेलेलोपाइड कहते हैं शायद इसे, पैरेलेलोपाइड नहीं, पाइड कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, पाइड कुछ कहते हैं, जो भी ठीक, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पैरेलेलोपाइड या पाइड जो भी है। और इसका प्रॉपर्टी ये है कि ये साइक्लिक ऑर्डर में घूमता है। ए बी सी जो है वो बी साइक्लिक ऑर्डर, बी से स्टार्ट किया तो बी सी और ए आएगा, और फिर सी से स्टार्ट करें तो सी ए बी आएगा। तो यहां पर जो क्वांटिटी है वो देखिए क्या है, इसमें से यदि कोई दो जीरो सेम हो गया तो ये 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो ही वेक्टर है, तीसरा वेक्टर है नहीं, तो तीसरा वेक्टर नहीं है, एक प्लेन में आ गया तो प्लेन का वॉल्यूम नहीं होता, उसका केवल एरिया होता है। तो इस केस में देखिए क्या हो रहा है, ए डॉट बी क्रॉस ए है, इसको दूसरा कलर से लिखते हैं, ए डॉट बी क्रॉस ए है, मतलब ये क्या है, ये है ए बी ए, दो तो सेम हो गया, दो ही वेक्टर है, तीसरा वेक्टर है नहीं, तो ये इसका एक वॉल्यूम 0 हो गया। तो यहां से भी बता सकते हैं। आप चाहो तो एक और मेथड से इसे बना सकते हो, जहां पर हम साइक्लिक ऑर्डर का जो है सो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ए डॉट बी क्रॉस ए, ये है साइक्लिक, ए डॉट लिखे हैं तो ये एक तरह से हमारा ए बी ये है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बी डॉट ए बी ए साइक्लिक ऑर्डर। आप चाहो तो यहाँ कॉमा दे सकते हो, नहीं दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बी ए, और इसका मतलब क्या है, बी डॉट ए क्रॉस ए, यहां पर जैसे अब ए क्रॉस ए क्या हो गया, 0 हो गया, तो 0 किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 0 वेक्टर होगा, 0 केवल नहीं होगा क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, और इस जो 0 वेक्टर है उसका डायरेक्शन इनडिटरमिनेट है, हम नहीं बता सकते, तो ये 0 आ गया। इस तरह से तो जो भी मेथड आपको पसंद आए आप बना सकते हैं, सब में टाइम लगभग बराबर ही लगता है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 0.5 kg बॉल मूविंग विथ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स ए हार्ड वॉल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। यहाँ दिखा रहा फिगर में, इसका मास है m को हम कहेंगे 0.5 kg। इट इज रिफ्लेक्टेड विद द सेम स्पीड, स्पीड इसका सेम है, मान लेते हैं v है, और v दिया हुआ 12 मीटर पर सेकेंड। पहले हम वेरिएबल में जो है सो कैलकुलेशन कर लेंगे और बाद में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसका फायदा ये है कि इससे कैलकुलेशन में गलती होने के चांसेस कम हो जाता है। इट इज रिफ्लेक्टेड विद द सेम स्पीड एंड एट द सेम एंगल 30 डिग्री, जो दिखाया हुआ है। इफ द बॉल इज इन कॉन्टैक्ट विद द वॉल फॉर 0.25 सेकेंड, द एवरेज फोर्स बताना है, एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल, वॉल पर कुछ फोर्स लगेगा और वो फोर्स कितना है ये बताना है। तो देखिए इसको फोर्स लग रहा है, मोमेंटम में चेंज हो रहा है, ठीक है, किसको किस तरफ इंडिकेट कर रहा है, न्यूटन का सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू dp/dt। यहाँ पर हम एवरेज का बात कर रहे हैं, सब कुछ एवरेज ही कर लेते हैं, del_p/del_t। ये फोर्स कितना है जो मोमेंटम में चेंज हो रहा है पर टाइम, और मोमेंटम में कितना चेंज हो रहा है, बाद में मोमेंटम कितना है, मास और वेलोसिटी, मास तो सेम है तो वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल बाय डेल्टा टी। फोर्सेस को कहेंगे तो इसे भी कहते हैं फोर्स, अब वेलोसिटी का डायरेक्शन दे देंगे।
अब वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितना है आप देख लीजिए यहाँ से, इनिशियल वेलोसिटी कितना है और फाइनल वेलोसिटी कितना है। सबसे आसान तरीका ये है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये जो वेक्टर है इसका दो कंपोनेंट हुआ, एक एक्स कंपोनेंट एक वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट कितना हुआ, ये 30 है, तो ये वाला हो गया, यदि ये भी है, भी आई है और भी एफ है, जो कि एक्चुअली दोनों सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। तो ये हो गया भी आई, देखिए एंगल के सामने वाला है तो साइन थीटा, और ये वाला भी आई कॉस थीटा। वैसे ही इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इधर जो कि है एंगल के सामने वाला भी एफ साइन थीटा, और ये वाला भी एफ कॉस थीटा। अब ये दोनों का वैल्यू रखते हैं, एम दोनों में है, डेल्टा टी भी इधर बाहर कर लिए, भी एफ का वैल्यू रखते हैं, ये यहाँ पर है, एक्स में कितना है पहले भी एफ साइन थीटा, और इसका डायरेक्शन इधर है ना, इसको यदि हम डिकम्पोज करें तो ये हमें आता है और इधर से इधर आता है। एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, ये एक्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब माइनस आई, और वाई डायरेक्शन में क्या है भी एफ कॉस थीटा जे। ये हमारा केवल भी एफ हुआ है इतना, इसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे। इधर था एम बाई डेल्टा टी, राइट, ओके, माइनस, अब भी आई कितना होगा, यहां से देखते भी आई, इसका जो कंपोनेंट है एक इधर है और एक इधर है, ये कंपोनेंट कितना भी आई साइन थीटा, भी आई साइन थीटा आई कंपोनेंट, और जे कंपोनेंट भी जे भी आई कॉस थीटा जे। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एम बाय डेल्टा टी, ये दोनों जगह देखिए, यहाँ पर भी आई जो है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो यहाँ पर भी एफ कॉस थीटा जे भी एफ कॉस थीटा जे, ये माइनस की वजह से खत्म हो गया, और ये जो डबल हो गया सेम है, तो -2 भी आई साइन थीटा आई। तो ये फोर्स लग रहा है किस पर, किसका मोमेंटम चेंज हो रहा है, फोर्स ऑन बॉल, तो बॉल पर इतना फोर्स लग रहा है, तो न्यूटन के थर्ड लॉ से सेम फोर्स लगेगा वॉल पर, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स ऑन वॉल, ये हो जाएगा माइनस फोर्स ऑन बॉल, तो माइनस माइनस खत्म हो गया, प्लस हो गया, 2m बाय डेल्टा टी भी आई साइन थीटा आई। सबका वैल्यू रखते हैं, 2m, मास कितना है यहाँ लिखे थे कहीं, हाफ के जी एंड 12 मीटर पर सेकेंड, हाफ के जी, टाइम है 0.25 सेकेंड, 0.25 सेकेंड, भी आई है 12 मीटर पर सेकेंड, और थीटा है 30 डिग्री। ये दोनों मिलके 1 हो गया, 1 टाइम्स 12, और ये ऊपर जाके 4 हो गया, साइन 30 हाफ हो गया, 24 आई, इतना न्यूटन, डायरेक्शन भी है 24 देखना है, 24, यही आंसर है। तो इसमें हमने क्या किया, हमने जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, इसको डिकम्पोज कर लिया एक्स और वाई कंपोनेंट में। इनिशियल वेलोसिटी का एक पार्ट है एलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस और दूसरा है एलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। जो फाइनल वेलोसिटी है उसको डिकम्पोज किया तो इस तरह से आया, एक इधर आया और एक इधर आया। सो एक एलोंग माइनस एक्स एक्सिस, एक एलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। और इसको हमने यहाँ पर लिखा कि जो न्यूटन सेकंड लॉ है उससे फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो मोमेंटम में चेंज मास टाइम्स वेलोसिटी ऑफ फाइनल माइनस मास टाइम इनिशियल वेलोसिटी बाय डेल्टा टी। और ये फाइनल और इनिशियल जो वेलोसिटी निकाले हुए डिकम्पोज करके एक्स वाई के टर्म में
उसको सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई किए तो हमें ये वैल्यू आ गया। न्यूटन थर्ड लॉ लगाए, जितना फोर्स बॉल पर लग रहा है, ये जो हमने फोर्स पर निकाला वो बॉल पर लग रहा है क्योंकि मोमेंटम किसका चेंज हो रहा है, बॉल का, तो उतना ही फोर्स वॉल पर भी लगेगा। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स पर ये बॉल पर ये फोर्स लगा कौन रहा था, ये बॉल पर फोर्स लगा रहा था बॉल, तो बॉल पर भी बॉल उतना ही फोर्स लगाएगा, कोई हिसाब अधूरा नहीं, सब हिसाब बराबर। तो फोर्स बॉल ने भी तो उसमें बॉल पर उतना ही फोर्स लगाया, केवल डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो डायरेक्शन देखिए प्लस की तरफ हो गया और ये मैग्नीट्यूड आया 24 मीटर। यदि आप इसे चाहते हैं तो इसको इस तरह से भी बना सकते थे। यहां पर दो वेक्टर का जो है सो सब्ट्रैक्शन था, राइट। दो वेक्टर जो है यहां पर उसका सब्ट्रैक्शन था, इस वेक्टर को इस वेक्टर से सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के और भी तरीके हैं, जैसे ज्योमेट्रिकल मेथड है, इधर से आया इधर से निकल गया। तो इस जो वेक्टर है वी एफ, इसमें से वी आई को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करेंगे, इसके लिए डायरेक्शन चेंज कर देंगे, इधर कर देंगे। अब यहां पर देखिए हमारे दो वेक्टर है, ये दोनों का रिजल्टेंट हमें चाहिए, वी एफ माइनस वी आई। इसको हम कर सकते हैं वी एफ प्लस माइनस वी आई, वही मैंने किया, ये माइनस वी आई हो गया। ये दोनों को ऐड करना है। अब ऐड करना तो बहुत आसान है। ऐड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं पैरेललोग्राम मेथड लगा सकते हैं, ट्रायंगुलर मेथड लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने पैरेललोग्राम मेथड लगाया और ये जो है सो रिजल्टेंट है, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये वैल्यू दोनों सेम है, तो रिजल्टेंट एकदम बीच से होकर जाएगा, मतलब ये 60, ये 60, ठीक है, 120 हो गया टोटल। और ये वैल्यू दोनों सेम है तो इसका रिजल्टेंट कितना होता है, रिजल्टेंट आर, ये हमें पता है रिजल्टेंट आर कितना होता है। यदि दो वेक्टर ऐसे याद कीजिए, ये दोनों है, इसके बीच का एंगल थीटा है, तो इसका रिजल्टेंट कितना होता है, ये जो आर है वो होता है स्क्वायर रूट ओवर पहला वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस दोनों के बीच का एंगल। यहाँ पर इसका वैल्यू क्या है, एक्जैक्टली सेम है, उसको भी हम कहते हैं, इसको भी कहते हैं, 2ab भी स्क्वायर कॉस 120 डिग्री, ये 2b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर कॉस 120 डिग्री माइनस हाफ होता है, तो आया भी, मैग्नीट्यूड एक्जैक्टली सेम है, डायरेक्शन किधर है, इधर है। तो ये ऐसे निकाल सकते थे। और फिर फोर्स कहते कि m बाई डेल्टा टी और यहाँ वी एफ माइनस वी आई, ये तो निकाल लिया हमने, भी में कितना आया, भी आया लेफ्ट साइड में, तो माइनस एम भी बाई डेल्टा टी, ऐसे भी निकाल दे सकते थे। अब वैल्यू सबका रख देते हैं, माइनस एम, एम कितना है, एम है हाफ के जी, एम है हाफ के जी, भी है 12 मीटर पर सेकेंड और टाइम है, टाइम में भूल गया, 0.25 सेकेंड, 0.25 सेकेंड, ये 6 टाइम्स 4 24, इतना न्यूटन। माइनस लेफ्ट साइड में लगा फोर्स, ये किस पर लग रहा है फोर्स, बॉल पर, तो बॉल पर कितना लगेगा, जितना बॉल पर लगा है उतना ही, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये 24 न्यूटन प्लस मतलब राइट साइड में। तो ऐसे भी बना सकते थे। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट, एक लिफ्ट है और इसमें आदमी बैठा हुआ है या खड़ा है, जो भी है, इसका लोड लिफ्ट प्लस पैसेंजर 2000 kg है, मतलब इस पर जो फोर्स लग रहा है नीचे वो 2000 जी, और जी का वैल्यू दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड। इज मूविंग अप विथ ए कांस्टेंट स्पीड, ऊपर जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड है 1.5 मीटर पर सेकेंड से। कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, इसका क्या मतलब है कि इस पर नेट फोर्स 0 है। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिंग द मोशन इज 3000 न्यूटन, इस पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, कहाँ लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, थोड़ा सा एयर का होगा और बहुत ज़्यादा ये जो इसमें रोप होते हैं उसका जो फ्रिक्शन है, ठीक है। तो फ्रिक्शन किधर लग रहा है, अपोज कर रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है तो नीचे लग रहा है, हम कहीं इधर दिखा देते हैं, ये फ्रिक्शनल फोर्स है 3000 न्यूटन। ठीक है। द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू द लिफ्ट इन वाट,
अब इसको कौन ऊपर ले जा रहा है? मोटर ले जा रहा है। तो मोटर कितना पावर डिलीवर कर रहा है, पर सेकंड कितना एनर्जी खर्चा कर रहा है? पावर कितना होता है? पावर आप बोलोगे W/T होता है, एनर्जी पर यूनिट, वर्क डन पर एनर्जी पर यूनिट टाइम। वर्क डन होता है फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। D/T जो है ये वेलोसिटी है, पावर होता है फोर्स टाइम वेलोसिटी। इनफैक्ट वेक्टर फॉर्म में ये होता है F.P। पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर होना ही है, दो तो स्केलर का क्वोशिएंट है तो स्केलर होना ही है। खैर एनीवे यहाँ पर दोनों एक ही डायरेक्शंस में है तो जस्ट FP लिखेंगे। तो हमें फोर्स पता करना है, वेलोसिटी में पता है, फोर्स केवल पता करना है। ये इसमें जो कोई एक्सलेशन नहीं है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, एक्सलेशन नहीं है तो नेट फोर्स 0 है, F नेट जो है 0 है। और इस पर कितने तरह के फोर्स लग रहे हैं? 2 तरह के फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स तो लिफ्ट, 3 फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स इधर जो है सो लिफ्ट लगा रहा है, उसको F कहते हैं, वो F हो गया, लिफ्ट लगा रहा है। दूसरा इसका वेट है 20,000 G। तीसरा एक फ्रिक्शनल फोर्स है और ये सब मिलके 0 है। फोर्स में यहां से पता चल गया 2000 G के जगह पर 10 से मल्टीप्लाई किए और प्लस ये दोनों उधर आकर प्लस हो गया 3000। ये 20,000 एंड 3000, 23,000 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो पावर कितना हो जाएगा? फोर्स टाइम वेलोसिटी, फोर्स अभी भी निकाले हैं 23,000 न्यूटन और वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकेंड। एक 0 चला गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 3 45, 4 15 30 और 4 34, 2 0। ये आपका आंसर है 34,500 न्यूटन, 35,500 न्यूटन, ऑप्शन नंबर 2। ओके, तो इसमें हमें क्या करना था? इसमें पूछा कि मिनिमम पावर कितना चाहिए, कितना डिलीवर करेगा बाय द मोटर। इससे ज़्यादा पावर डिलीवर करेगा तो क्या होगा कि या तो इसका स्पीड ज़्यादा होगा या ये एक्सलेट भी कर सकता है। एनीवे, तो इस क्वेश्चन में कि यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है मतलब नेट फोर्स 0 है। उस पर 3 फोर्सेस है, एक लिफ्ट लगा रहा है, एक इसका वेट है और फ्रिक्शनल फोर्सेस। फ्रिक्शनल फोर्सेस और वेट दोनों एक डायरेक्शन में है और लिफ्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तीनों का ऐड किए 0 आया, तो यहाँ पर लिफ्ट जो फोर्स लगा रहा है वो हमें पता चल गया 23,000 न्यूटन है। और पावर कितना होता है? पावर होता है W/T और यहाँ से हमें ये भी याद रखना चाहिए, पावर इक्वल टू फोर्स टाइम वेलोसिटी। इनफैक्ट फोर्स टाइम वेलोसिटी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कर सकते हैं, पावर इक्वल टू फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। तो ये यहाँ से लिखते हैं पावर इक्वल टू फोर्स टाइम वेलोसिटी। अभी दोनों का डायरेक्शन सेम है तो ये दोनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए और हमें 34,500 न्यूटन मिल गया। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg मूविंग इन एक्स डायरेक्शन विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ये है ब्लॉक, इसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड और इसका मास है 10 kg और ये एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। Yes, this object is subjected to a retarding force. F is equal to, इस पर एक फोर्स लग रहा है, रिटार्डिंग फोर्स है। ये जा रहा है इधर तो फोर्स लग रहा है इधर। कितना फोर्स लग रहा है? 0.21 x जूल पर मीटर। यही न्यूटन है, जूल पर मीटर मतलब कि न्यूटन है, ये कंफ्यूज करने के लिए केवल दिया है, ये न्यूटन है। कैसे? जूल क्या होता है? वर्क डन, और बाय मीटर मतलब लेंथ, टी डिस्टेंस। ये क्या हुआ? फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट, डी। ये खत्म हो गया, फोर्स आया। तो ये जूल पर मीटर, उसको न्यूटन भी कहते हैं, तो उसको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, सब ऐसा यूनिट में है। ये फोर्स जो लग रहा है देखिए वो लीनियर है, लीनियर है तो हमें फायदा हो जाता है, हम एवरेज लेके काम चला सकते हैं। एवरेज विल वर्क। यदि ये लीनियर नहीं होता तो एवरेज काम नहीं करता। सो ये मेरे लिए अच्छी बात है कि एवरेज लेकर हम काम कर सकते हैं। पूछा क्या है? F is equal to 0.1 x न्यूटन ड्यूरिंग द ट्रेवल फ्रॉम x is equal to 20 to x is equal to 30। ये जब x is equal to 20 पर है
और यहाँ पर x इक्वल टू 30 पर है। इस ड्यूरेशन में इस पर जो फोर्स है इस तरह से लग रहा है, लीनियर लग रहा है 0.1x। जब जब x ज़्यादा होगा फोर्स बढ़ रहा है। यहाँ पर कितना फोर्स हुआ देखिए, इससे निकाल के x का वैल्यू 20 रखिए, तो यहाँ पर जो फोर्स है 0.1 टाइम्स 20, सो 2 न्यूटन। यहाँ कितना फोर्स है 0.1 टाइम्स 30, 0.1 टाइम्स 30, 3 न्यूटन। पूछा क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। पहले रिटार्डिंग फोर्स ने काम कितना किया है वो निकाल लेते हैं। वर्क डन बाय दिस रिटार्डिंग फोर्स, इसको W कहते हैं। फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट, राइट। फोर्स का डायरेक्शन किधर है, ऑपोजिट है ना, तो फोर्स की जगह क्या लिख लेंगे, जस्ट एवरेज फोर्स। और एवरेज फोर्स क्या है, यहाँ 2 न्यूटन, यहाँ 3 न्यूटन। ऐसे इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि लीनियर है, यदि क्वाड्रेटिक होता, क्यूबिक होता तो नहीं लिख सकते थे। तो यहाँ पर 2 न्यूटन, यहाँ पर 3 न्यूटन, दोनों का एवरेज। और डिस्प्लेसमेंट कितना, यहाँ से यहाँ तक 30 माइनस 20, ये कितना आ गया 5/2 टाइम्स 10, सो 25। ये माइनस देना पड़ेगा ना, माइनस देना पड़ेगा क्योंकि फोर्स लेफ्ट में लग रहा है और ये जा रहा राइट में, तो दोनों के बीच में का एंगल जो है 180 डिग्री है। और फोर्स जो वर्क डन जो है सो F डॉट डी होता है, मतलब एफ डी कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा जो है सो 180 डिग्री था, इसलिए माइनस आया। या डायरेक्टली ऐसे सोच सकते हैं कि फोर्स जिधर लग रहा है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वर्क डन नेगेटिव है, तो इतना जूल आ गया -25 जूल। ये तो वर्क डन हमें पता चल गया। पूछा हमसे वर्क डन नहीं है, हमसे पूछा फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो। शुरू में कुछ काइनेटिक एनर्जी था 12 mv², v जो है 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर कितना इसका वर्क काइनेटिक एनर्जी देखिए, यदि अभी तो ये रिटार्डिंग फोर्स है, यदि रिटार्डिंग नहीं सपोर्टिंग फोर्स होता है तो इसका वेलोसिटी बढ़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। और काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया है किसके वजह से आया है, वर्क डन बाय दिस फोर्स की वजह से आया है। इसका एक स्पेशल नाम भी है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है यदि कोई वर्क नहीं हो रहा है तो एनर्जी कंजर्व है, लेकिन यदि वर्क हो रहा है तो जितना वर्क डन किया है वो चेंज करेगा काइनेटिक एनर्जी को। वर्क एनर्जी थ्योरम इसका कहना है कि जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो जो वर्क डन करता है वो चेंज कर देता है उसका काइनेटिक एनर्जी को। टी लिखूं या के, क्या पसंद करेंगे आप, काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल, और के फाइनल जो है सो पूछा गया है, के इनिशियल हमें पता है, के इनिशियल प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। के इनिशियल कितना, हाफ mv², हाफ mv² प्लस ए कितना आया, मास कितना है, मास है 10 kg, वेलोसिटी वो भी 10 मीटर पर सेकेंड है, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ए वैल्यू जो है सो कितना है -25, अभी भी निकाले -25, ये हो गया 500 -25 475 जी, ये रहा आपका आंसर 475, ऑप्शन नंबर 1। तो देखिए इसमें क्या किया, पहले इस पर जो रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है वो कांस्टेंट नहीं है लेकिन वो लीनियर है। लीनियर होने की वजह से हमें फायदा हो गया, क्या है कि हम इस पर वो सारा फार्मूला लगा सकते हैं जो कांस्टेंट फोर्स के लिए लगाते हैं। केवल करना ये है कि हम एफ की जगह पर, क्योंकि एफ हर जगह अलग डिफरेंट है, जस्ट एवरेज वैल्यू ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने वर्क डन निकाला, वर्क डन निकाला क्या, फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट होता है। यदि फोर्स कांस्टेंट रहता है तो यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट नहीं है, लीनियरली चेंज कर रहा है, तो हम उसको एवरेज ले लिए। यही क्वाड्रेटिक होता तो नहीं ले सकते थे। और डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है तो हमें इसका वर्क डन पता चल गया -25 जूल। माइनस इसलिए कि फोर्स लेफ्ट में लग रहा है और ये मूव कर रहा है राइट में, रिटार्डिंग फोर्स है ना, उसमें रिटार्डेशन क्रिएट कर रहा है, एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि जो भी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन किया जाता है वो होता है इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, के फाइनल माइनस के इनिशियल। और यहाँ से के फाइनल आ गया के इनिशियल प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ये कॉमन सेंस है, यहाँ पर सोच के देखिए, ये जो स्टेटमेंट है वर्क एनर्जी थ्योरम का,
ये सिंपली कॉमन सेंस है। बाद में जो है फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जो भी इनिशियल में है वो प्लस यदि किसी कोई एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है तो वो, यदि एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है सिस्टम पर तो वो हो जाएगा, मतलब इसको ऐड कर रहा है, उसका एनर्जी को बढ़ा रहा है, वेलोसिटी को, तो ये बढ़ जाएगा। और यदि इसने अपोज करना शुरू कर दिया, इसका जो वर्क डन है वो निगेटिव है तो कम हो जाएगा। इस केस में निगेटिव था तो कम हो गया। ओके, इसको आप, मैं आपको और भी मेथड्स बनाकर दिखा देता हूं। एक दूसरा मेथड ये है, एक्सलेशन कितना है, यहां पर हम इस फॉर्मूला से देखिए, मुझे फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछा ना, हाफ एम वी स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ एम, हम यू बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, हाफ एम 10 kg है, यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो ये हो गया 500 जूल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 500 जूल, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है u 10 मीटर पर सेकेंड, भी हमें नहीं पता है जो मुझे पता करना होगा। एक्सलेशन हमें पता है, हाँ एक्सलेशन हमें क्या है, एक्सलेशन फोर्स बाय मास, लेकिन फोर्स तो सेम नहीं है, फोर्स तो चेंज कर रहा है लेकिन लीनियरली चेंज कर रहा है। ये लीनियरली जो चेंज कर रहा है उसकी वजह से हम केवल एवरेज ले लेंगे। और यहाँ पर अभी पहले ही निकाले हैं कि फोर्स जो है x=20 पर प्लस फोर्स x=30 पर, ये जा रहा है 20 to 30, x=20 to x=30, यही पर मूव कर रहा है। उसका हम एवरेज ले लिए और बाय मास है 10 kg। फोर्स जो है सो 0. यहाँ पर फिर एक बार लिख देते हैं, 0.1 टाइम्स एक्स है फोर्स, 0.1 टाइम्स एक्स है 20, 0.1 टाइम्स एक्स है 30 बाय 2 टाइम्स 1। ये एक्सलेशन है, हम एक्सलेशन निकाल रहे हैं यहाँ पर, और ये आ गया 2 + 3 5 बाय 2 टाइम्स 20, सो 1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो वेलोसिटी v² + u² + 2as, ये एक्सलेशन जो है सो निगेटिव लिख देते हैं क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स है, हर जगह निगेटिव करके, ठीक है। यही फार्मूला होता है। ये फार्मूला कब वैलिड है, जब ए कांस्टेंट है तब। ये फार्मूला तब भी वैलिड है जब ये कांस्टेंट नहीं है, लेकिन ये यदि लीनियरली चेंज कर रहा है, यहाँ ये कहाँ से आ रहा है, एक्सलेशन फोर्स से, और फोर्स लीनियरली चेंज कर रहा है तो भी हम लगा सकते हैं। बस यहाँ करना क्या है कि ए को रिप्लेस कर देना है एवरेज से, वही मैंने किया है। यहाँ पर एवरेज निकाल लिया, इसको रिप्लेस कर रहे हैं एवरेज से। u कितना है 10² + 2, ए कितना आया -1/4, s कितना है 20 to 30 जा रहा है, 10 है, 100 - 5 95 आया, v² 95 आया मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर है ना। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हुआ हाफ एम v²। एम कितना है 10 kg और v² यहाँ पर 95 है, ये भी नहीं है v², 2 × 5 = 10, 475 जूल, एक्जैक्टली सेम आंसर। तो देखिए इसमें हमने काइनेमेटिक्स यूज किया इस मेथड में। u हमें पता है, v पता करना है, एक्सलेशन यहाँ कांस्टेंट नहीं है, कोई बात नहीं, लीनियर है तो है, तो हम एवरेज फोर्स, एवरेज एक्सलेशन निकाल लिए, और उस एवरेज एक्सलेशन को इस फार्मूला में v² = u² + 2s, जो कि वैलिड है a = कांस्टेंट होने पर के लिए, यहाँ पर ये को एवरेज से रिप्लेस करके हम अपना काम कर सकते हैं। और यहाँ से वेलोसिटी स्क्वायर में पता चल गया 95, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है सो हाफ एम v² 475 जूल। ओके, और लास्ट मेथड हम ये बताते हैं कि देखिए कैलकुलस यूज करके भी हम इसको कैसे बना सकते हैं। विथ कैलकुलस फोर्स है 0.1 टाइम्स एक्स, फोर्स को लिख सकते हैं मास, एक्सलेशन मतलब dp/dt,
0.1x, टाइम में कोई इंटरेस्ट नहीं है हमें, इसको हम लिखते हैं dv बाई dx और इधर dx बाई dt। ऐसा इसलिए कि dx बाई dt जो है सो हमें ये हमारा बन जाएगा वेलोसिटी, ये इक्वल टू वेलोसिटी है m dv बाई dx टाइम्स v। अब इसको सजा के लिख लेते हैं m v dv और dx को उधर ले गए 0.1 x dx, इसको इंटीग्रेट कर दिए। जब x 20 है तो वेलोसिटी कितना है 10, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और जब x 30 है तो वेलोसिटी कितना है हमें नहीं पता, वो हमें पर निकालना है। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया m तो कांस्टेंट है बाहर हो गया, v के लिए v स्क्वायर बाई 2, ये 10 से v तक, ये 0.1 x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 कहाँ से कहाँ तक 20 to 30, ये हाफ m फाइनल v स्क्वायर माइनस हाफ m v स्क्वायर मीन्स 10 स्क्वायर, इधर कितना आया 0.1 बाई 2, 30 स्क्वायर 900, 20 स्क्वायर 400, ये क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो मुझे बताना है, इक्वल टू, इसको राइट साइड में ले गए, हाफ m है 10 और ये 100 प्लस ये 0.1 बाई 2 टाइम्स ये 900 माइनस 400, सो ये 500, इसका एक जीरो यहाँ से हटा दिए और ये 25 आ गया, और ये कितना है, ये है 500। एक जगह मिस्टेक किया हमने, ये फोर्स जो है सो माइनस है, रिटार्डिंग फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स मतलब ये एक्सेलरेशन नहीं दे रहा है, ये वेलोसिटी को कम कर रहा है, तो माइनस देना होगा, ये हर जगह चलेगा, माइनस माइनस माइनस, यहाँ भी हो गया माइनस -25, तो आंसर हो गया 475 जी। तो आप कैलकुलेटर यूज करके भी बना सकते हैं। ओके, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन द xy प्लेन, ax y है, ax xy प्लेन विथ वेलोसिटी v along द स्ट्रेट लाइन ab स्ट्रेट लाइन है, इस लाइन के along कोई पार्टिकल मूव कर रहा है। इफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन o इज la when it is at a, so यहाँ पर जब पार्टिकल है तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना है la, और b पर जब पार्टिकल है तो एंगुलर मोमेंटम कितना है lb। क्या ये दोनों la और lb में क्या रिलेशन है, दोनों सेम है, la बड़ा है lb छोटा है, क्या है यही बताना है। तो हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना पड़ेगा अबाउट दिस पॉइंट वो। तो एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, एंगुलर मोमेंटम जो है सो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो होता है r क्रॉस p। ये लीनियर मोमेंटम का मोमेंट लेते हैं, इसको मोमेंट कहते हैं, इस तरह से लीनियर मोमेंटम का मोमेंट जो है वो एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पर टॉर्क को देखिए, ये भी मोमेंट है फोर्स का, r क्रॉस f टॉर्क है, वैसे ये एंगुलर मोमेंटम होता है r p साइन थीटा। l डायरेक्शन भूल जाइए, यहाँ डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा है इसलिए डायरेक्शन भूल जाते हैं। l इज टू r p साइन थीटा। r क्या है, यदि हम a पर की बात कर रहे हैं तो r ये है, और साइन थीटा r साइन थीटा, थीटा क्या है, थीटा है r और p के बीच के एंगल। r का डायरेक्शन किधर है इधर, और p का डायरेक्शन किधर है इधर, ये हो गया थीटा, ठीक है। तो ये थीटा हो गया तो ये भी हो गया थीटा, राइट। और ये यदि 90 डिग्री बनाए तो r साइन थीटा क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल में ओ पी ए, ट्रायंगल ओ पी ए में देखिए ये हाइपोटेन्यूज है r और ये एंगल थीटा है,
तो आर साइन थीटा होगा ए वाला, इस थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर। और नहीं तो देख लीजिए साइन थीटा निकाल के यहाँ से, साइन थीटा इजकल टू ओ पी बाय आर, ओ पी आ गया आर साइन थीटा, आर साइन थीटा एक साथ लिखते हैं और पी इधर लिखते हैं, ये हो गया ओ पी, और पी मतलब मास टाइम वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी भी दिया है एम पी, ठीक है। और ओ पी क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो ए बी चल रहा है, ए बी जो लाइन है ओ से इसका जो मिनिमम डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। तो एल ए के लिए बात करेंगे तो ओ पी टाइम्स एम पी, एल बी के लिए बात करेंगे, ये फर्क नहीं पड़ता है कि ये ए के लिए बात करें, बी के लिए बात करें, किसी के लिए भी बात करें। मान लीजिए हम यहाँ पर हैं तो भी ये हमारा एंगल थीटा होता, ये एंगल थीटा होता, और आर साइन थीटा अगेन सेम वैल्यू आता। तो बी के लिए भी ये ओ पी एम पी हो जाएगा। मास तो वेलोसिटी तो दोनों जगह सेम है, ए और बी दोनों पॉइंट पर वेलोसिटी सेम है, ये हम वेलोसिटी सेम लिखे। और ये जो आर साइन थीटा है वो चाहे किसी भी पॉइंट पर हो, वो ओ पी आता है, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट ओ टू द लाइन जिस पर वो मूव कर रहा है पार्टिकल। ये दोनों को देख कर देखिए क्या रिलेशन है दोनों में, दोनों एक्जैक्टली सेम है। आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये प्लेनेट मूविंग अलोंग इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है, यहां पर सन है और इधर प्लेनेट है, इस पर घूम रहा है। इधर यहां पर स्पीड जो है बता रहा है क्या है कि इज क्लोजेस्ट टू द सन एट ए डिस्टेंस r1, ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस है, ये फारदेस्ट डिस्टेंस है, ये फारदेस्ट डिस्टेंस है। v1 v2 आर द लीनियर वेलोसिटीज एट दिस पॉइंट, यहाँ पे इसका वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे इसका वेलोसिटी v2 है, r2 पर v2 है। फाइंड द रेशियो v1 by v2, ये बताना है। ओके, अब इस सिस्टम को जरा देखिए, यहां पर हमारा जो सिस्टम है वो है सन प्लस प्लेनेट, और कोई सिस्टम है, कोई फोर्स इस पर लगा रहा है क्या, और कोई एक्सटर्नल टॉर्क लगा रहा है क्या? नो, जो टॉर्क लग रहा है इसी की वजह से वो है एक्सटर्नल टॉर्क। यदि एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? कंजर्व, एल फॉर एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? इसको पहले वाले क्वेश्चन से निकाल के देखा था हमने, एक बार जाकर देखते हैं। आर पी मतलब आर टाइम्स एम भी, और टाइम्स साइन थीटा। यहाँ पर साइन थीटा क्या है? इस जगह पर हम ध्यान दें तो ये 90 डिग्री है, इस जगह पर ध्यान दें तो 90 डिग्री है। तो एंगुलर मोमेंटम जो है सो इसको हम पॉइंट ए और इसको बी बोलते हैं। कंजर्व है यहाँ पर एल ए इक्वल टू एल बी, एल ए मतलब R1 V1, V1 नहीं, मोमेंटम तो मास भी लेना पड़ेगा, ये प्लेनेट का मास है, सन का नहीं। RMB और साइन थीटा 90 डिग्री है यहाँ पर। बी पर देखिए एक्जैक्टली सेम सिचुएशंस, यहाँ R2 हो गया MV2, यहाँ भी 90 डिग्री है। मास तो कट गया, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आया V1 R1 इक्वल टू V2 R2, और यहाँ से V1 बाय V2 के वैल्यू कितना हो गया? R2 बाय R1, यही पूछा गया। V1 बाय V2 इक्वल टू R2 बाय R1, R2 बाय R1, ऑप्शन नंबर 1। तो इस क्वेश्चन में हमने केवल कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाया क्योंकि इस पर कोई दूसरा टॉर्क नहीं लग रहा, और सिंप्लीफिकेशन करके हमें आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, 2 वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल। इधर हम ले लेते हैं वायर नंबर 1, इधर ले लेते हैं वायर नंबर 2। सेम मटेरियल से है तो उसका अंश मॉडुलस सेम है। द फर्स्ट वायर हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया A, सेकेंड वायर हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया 3A। If the length of the first wire is increased by delta L, इसको delta L से increase किया गया, then for this they need F force. How much force they will require?
यदि उसको भी स्ट्रेच कर रहा है डेल्टा एल से। यही एफ प्राइम जो है सो बताना है कितना फोर्स लगाएगा इस सेकेंड वायर पर कि इसका भी एक्सटेंशन जस्ट डेल्टा एल है। तो क्या करते हैं, पहले हम चलते हैं y इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, राइट। यंग्स मॉडुलस जो है सो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो है। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। ये रिस्टोरिंग फोर्स है जो कि इक्वल टू होता है अप्लाइड फोर्स। और यहां से स्ट्रेन है तो होता है डेल्टा एल बाय एल। हमें क्या पूछा जा रहा है, एफ प्राइम पूछा जा रहा है। तो एफ का वैल्यू निकालते हैं, एफ इज इक्वल टू वाई ए डेल्टा एल बाय एल। अब यहां पर क्या बताया गया है हमें कि दोनों का मटेरियल जो है सो सेम है, मतलब वाई सेम है, यहाँ पर एरिया अलग है, ये सेम है, दोनों में सेम चाहिए हमें। और ये फोर्स पूछ रहा है और लेंथ जो है सो वो तो डिफरेंट होगा, लेकिन यहां पर उसका वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम सेम है। तो वॉल्यूम यहां से हम ए को यदि एल से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि ए के साथ ही एल मिलकर वॉल्यूम बन जाएगा, तो ए खत्म हो जाएगा, खाली वॉल्यूम रहेगा। वाई वॉल्यूम को कैपिटल भी से दिखाते हैं, डेल्टा एल, ठीक है, और एल टाइम्स एल, एल स्क्वायर। सब कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, डेल्टा एल कांस्टेंट है, बिकॉज वो चाहता है कि सेम लेंथ का एक्सटेंशन हो। तो यहाँ पर एफ जो है तो प्रोपोर्शनल है किसका, 1/L स्क्वायर। और 1/L स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है तो L निकाल लेते हैं। वायर में दोनों का वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम ऑफ वायर 1, वॉल्यूम ऑफ वायर 2। वॉल्यूम कितना होता है, एरिया टाइम्स लेंथ L1। इसका एरिया कितना है, बोला था 3A है, देख लीजिए यहाँ लिखा है मैंने। इसका वॉल्यूम कितना, लेंथ कितना है, L2। तो L2 जो है सो कितना आ गया, L1/3। और यहाँ फोर्स जो है सो एफ प्राइम बाय एफ प्राइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ L2 स्क्वायर। प्राइम मतलब यहाँ सेकंड वाला है, उसको L2 कह रहे हैं, इधर नहीं कहे, इसको L2 कह रहे हैं। यहाँ पर लेंथ मान लीजिए जो भी है L2 है, इसका लेंथ L1 है। और यहाँ पर 1/L1 स्क्वायर। यहाँ पर देखिए L2 इक्वल टू L1/3, L1/3, 3 मतलब 9, यहाँ से L1 है, 9 आ गया। तो एफ प्राइम का वैल्यू हमें आ गया 9F। आप इसको ऐसे बना सकते हैं, और नहीं तो वो आप इस तरह से पूरा रिलेशन नहीं निकालना चाहते हैं तो भी बना सकते थे, दो इक्वेशन निकाल के। इधर है वायर 1, वायर 2, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A, इसका 3A। मटेरियल दोनों का सेम है, एक्सटेंशन दोनों में सेम है। इसमें फोर्स F लगा, इसका फोर्स F प्राइम लगा, और मुझे बताना है। वॉल्यूम दोनों का सेम है, वॉल्यूम कितना होता है, ए टाइम एरिया, यहाँ का वॉल्यूम, क्रॉस सेक्शनल एरिया 3A है, लेंथ L2। तो L2 जो है सो L1/3 है। ये रिलेशन पहले भी निकाला, अभी भी निकाला। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं स्ट्रेस इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस है फोर्स बाय ए, स्ट्रेन है डेल्टा एल बाय L1। ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। इधर चलते हैं, y इक्वल टू फोर्स है एफ प्राइम, एरिया है 3A, एक्सटेंशन है डेल्टा एल, इसका लेंथ है L2। ये दो इक्वेशन यहाँ मिल गई, जस्ट दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिए और आप आसानी से एफ प्राइम निकाल दीजिए सिंप्लीफाई करके। इधर है F बाय A, L1/डेल्टा एल, F प्राइम बाय 3A, L2/डेल्टा एल। ये चला गया, डेल्टा एल चला गया, ये चला गया, डेल्टा एल चला गया। L2 इक्वल टू L1/3।
या L1 इक्वल टू 3L2 और ये 3 यहाँ बचा हुआ है, F प्राइम इक्वल टू 9F, ये आपका आंसर। ओके, मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। A spherical ball is dropped in a long column of highly viscous liquid, बहुत लंबा कॉलन है, और एक स्फेरिकल बॉल जो है यहां से ड्रॉप किया गया है, ये काफी विस्कस है, मान लीजिए हनी है, बस भर दिया है, हाईली विस्कस है, मान लो हनी है, और नहीं तो चाशनी चीनी का, बहुत थिक चाशनी। ये बॉल इसमें गिरा दिया है। द कर्व इन द ग्राफ शोन, यहाँ पे जो कर्व दिखाया गया है, विच रिप्रेजेंट्स द स्पीड ऑफ द बॉल भी एज फंक्शन ऑफ टाइम टी। यहाँ पे ABCD दिया हुआ चार्ट हो, कौन रिप्रेजेंट करेगा इसका वेलोसिटी को विथ टाइम टी। तो क्या होता है, आप जैसे इसको छोड़े, अभी इसका वेलोसिटी क्या है 0, वेलोसिटी बढ़ने लगेगा, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा, इस हनी की वजह से इस पर जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, इस केस में धरती वाला नहीं बोल रहे हैं, या एयर ड्रैग इसको कह सकते हैं, यहाँ एयर ड्रैग नहीं, यहाँ हनी ड्रैग है, एयर की जगह पर हनी कह दीजिए, हनी ड्रैग जो है ये प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी। जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगा उतना ही ज़्यादा इस पर जो है सो फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा। ये बात हवा के साथ भी होता है, इसलिए कोई प्लेन जो है सो 1000 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं चलता। जो फाइटर प्लेन जब है 1 मैक 2 मैक 3 मैक जब चलाता है, वो बहुत ज़्यादा फ्यूल खाता है, तो डिफेंस के पास बहुत पैसा है तो अपना खर्चा करता है अपना फ्यूल, लेकिन कॉमर्शियल प्लेन के पास उतना पैसा कहाँ से लाएगा, भाड़ा बढ़ा देगा। तो एक प्लेन था कंकर्ड करके, जो ब्रिटेन और फ्रांस का जॉइंट वेंचर था, और वो पेरिस और लंदन से न्यूयॉर्क जाता था, डायरेक्ट फ्लाइट था, ऑफकोर्स वहाँ से तो डायरेक्ट रहेगा ही, लेकिन काफ़ी कम टाइम में पहुँचाता था, दूसरे प्लेन से 3 से 4 घंटा कम लेता था, लेकिन वो बहुत तेल खाता था क्योंकि वो 1 मैक से ज़्यादा चलता था, और वो इतना खर्चीला हो गया कि उसको बंद करना पड़ा। एनीवे, तो यहाँ पर हम केवल ये बताना चाह रहे हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगा ये फ्रिक्शनल फोर्स उतना बढ़ जाएगा। तो शुरू में इसका स्पीड बढ़ते चला जाएगा और फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर में बढ़ते चला जाएगा। एक ऐसा समय में आएगा कि जो ग्रेविटी फोर्स है इस पर, ये जो फोर्स है ग्रेविटी और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है दोनों सेम हो जाएगा। नेट फोर्स 0 हो गया तो इसका स्पीड बढ़ना कंटिन्यू रहेगा नहीं, क्या हो जाएगा, टर्मिनल उसको कहते हैं, उसका इसका स्पेशल नाम है टर्मिनल स्पीड या वेलोसिटी। यहां से जब गिरने लगेगा तो एक समय के बाद में उसका स्पीड अब नहीं बढ़ेगा, उतना ही स्पीड रहेगा। ऐसे ही तो पानी के बूंदों के साथ भी होता है, जब बरसात होती है तो ऊपर से जब पानी के बूंदें गिरना शुरू होती है तो उसका स्पीड लगातार बढ़ता नहीं रहता, एयर फ्रिक्शन की वजह से उस एक समय के बाद उसका स्पीड कांस्टेंट हो जाता है। नहीं तो यदि सोच लीजिए 8 किलोमीटर पर बादल है और वहाँ से वो गिरना शुरू करेगा, आप कैलकुलेट करके देखिए क्या स्पीड पकड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाएगा, बुलेट जैसा आके लगेगा, कोई भी आदमी बाहर में घूम नहीं सकेगा बरसात में। लेकिन वैसा होता नहीं है क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी अटेंड करता है। तो यहाँ पर क्या है कि पहले तो वेलोसिटी बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी, आप ये नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर कौन दिखा रहा है, ये लगातार बढ़ते जा रहा है, बी पहले बढ़ा और उसके बाद में कांस्टेंट हो गया। ये फिगर ढंग से बनाया नहीं है, ऐसे होना चाहिए। तो बी आपका आंसर है, बी। सी और डी देखिए, स्टार्ट ही क्या करता है, स्टार्ट ही बहुत हाई वेलोसिटी से करता है, तो वो सभी तो होगा नहीं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से 20 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।